हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं बीए फाइनल ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत की नदियाँ। इस पर चर्चा हम करेंगे आज। नदियाँ किसी भी देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत के विषय में कहें, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के लिए नदी की क्या उपयोगिता होती है ये आप सभी जानते हैं। नदी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नदी के द्वारा ही कृषि होती है। भारत में आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इन सब का विकास गंगा नदी और सिंधु नदी की घाटियों पर ही हुआ है। नदियों का जल केवल कृषि के विकास के लिए ही उपयोगी नहीं होता, अपितु इसके अलावा पीने के लिए शुद्ध जल प्राप्त होता है। किसी भी उद्योगों के विकास के लिए भी नदियों का जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा नदियों में परिवहन किया जाता है, नदियों में मछली पालन किया जाता है और इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी भी नदी में जल प्रपात बना करके उसमें बिजली तैयार की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नदियों की बहुत अधिक उपयोगिता होती है। नदियों का परिवहन जो है वो कई प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे नदियों का परिवहन प्रभावित करता है नदियों के प्रदेश के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, नदियों के ढाल के आधार पर, ये सारी बातें नदियों की तीव्रता के आधार पर, नदियों की गति के आधार पर नदियों का परिवहन तंत्र जो होता है प्रभावित करता है। आज हम देखेंगे कि नदियाँ जो होती हैं, उत्तर भारत की नदियाँ को 3 भागों में बांटा गया। एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। हम उत्तर भारत की नदियों को 3 भागों में हम अध्ययन करेंगे, 3 लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। पहला आज हम अध्ययन करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे और दूसरा टॉपिक हमारा कल का रहेगा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहली बात आती है कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र से तात्पर्य होता है, अपवाह पहला शब्द होता है अपवाह। अपवाह से तात्पर्य होता है कि नदियाँ किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी निश्चित घाटी से होकर के अपने जल को बहा करके ले जाती है, जिसे हम कहते हैं अपवाह। और दूसरी बात आती है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र से तात्पर्य होता है कि जब कोई मुख्य नदी जो है बहती है और उसमें सहायक नदियाँ जो है बीच बीच में आकर के मिलते जाती हैं और मिल करके एक निश्चित तंत्र का निर्माण करती हैं, जाल का निर्माण करती हैं, जिसे कहा जाता है अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं किसके बारे में, इस सिंधु नदी तंत्र के विषय में। सिंधु नदी तंत्र जो है ये 5 नदियाँ अपना जल ला करके इसमें सिंधु नदी में आकर के मिलती हैं। इसमें है सतलज नदी और दूसरा है रावी नदी, तीसरा है चिनाब और चौथा है झेलम नदी। ये 5 नदियों का जल जो है आकर के सिंधु नदी में मिलती है और पंजाब से होते हुए ये पश्चिम में आकर के कहाँ अरब सागर में अपने जल को डाल देती हैं। एक बात और कहना चाहूँ इससे पहले कि भूगर्भिक हलचलों के कारण से उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। भूगर्भिक हलचल के कारण से पहले केवल एक ही नदी बहती थी और बाद में ये 2 नदियों में एक नदी जो है पश्चिम की ओर पूर्व से बह करके पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई और दूसरी नदी जो है गंगा नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। तो इस प्रकार से नदियाँ जो है बीच बीच में अपना प्रवाह जो है बदल देती है, प्रवाह तंत्र को बदलते रहती हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं सिंधु नदी की सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये जो है सिंधु नदी जो है 500 मीटर ऊंचाई पर कैलाश हिमालय से
अर्थात सिंगी खंभात, जिसे सिंह का मुख भी कहा जाता है, से निकली हुई है और इसकी कुल लंबाई है 3880 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 3880 किलोमीटर कुल लंबाई है इस नदी की। तो दूसरी नदी आती है झेलम नदी। झेलम नदी जो है कश्मीर में शेषनाग पर्वत से निकली हुई है और ये 213 किलोमीटर बह करके बुलर झील में जा करके गिरती है। और इसके बाद आता है रावी नदी। यह पंजाब की सबसे छोटी नदी है और इनका उद्गम धौलाधर श्रेणी तथा पीर पंजाल के मध्य से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई से होता है। पठानकोट के समीप यह मैदान में प्रवेश कर जाती है, जहां से यह पंजाब के गुरदासपुर व अमृतसर जिलों के पश्चिमी सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में प्रविष्ट हो जाती है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर तक अपवाह क्षेत्र लगभग 60,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैलती है। तो ये कौन सी नदी हुई? रावी नदी। रावी नदी कैसे बहती है? ये कहाँ से निकली है? इसका उद्गम जो है धौलाधर श्रेणी से। कहाँ से निकली रावी नदी? धौलाधर श्रेणी से और पीर पंजाल के मध्य से होकर के निकलती है और कितने मीटर? 4000 मीटर ऊंचाई से ये नदी जो है निकल करके बहती है। ये है रावी नदी। रावी के बाद आता है चिनाब नदी। चिनाब नदी, इनका जन्म हिमालय के लाहुल क्षेत्र में चंद और भागा नामक नदियों के निकलने से होता है। चिनाब नदी कहाँ से निकली? चंद और भागा नामक नदियों के मिलने से होता है और ये 1180 किलोमीटर भारत में ये बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है। एक गहरी कंदरा से होकर के उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है और भारत में यह 1180 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसके बाद है झेलम नदी। प्राचीन काल में इसे तिविस्ता के नाम से जाना जाता है। यह नदी कश्मीर में शेषनाग झील से निकलने के बाद 213 किलोमीटर की यात्रा करके ये बुलर झील में गिरती है। बुलर झील में से निकल करके ये महान हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणियों के मध्य बहती हुई बारामूला के निकट पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करती है और इसकी लंबाई 400 किलोमीटर तथा इसका अपवाह क्षेत्र 285 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। एक नदी और है व्यास नदी। व्यास नदी जो है इसकी उद्गम स्थल से कुछ किलोमीटर दूरी पर यह पीर पंजाल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और अपने उद्गम के उपरांत यह नदी धौलाधर श्रेणी को काटकर कुल्लू, मंडी व कांगड़ा जिलों से होते हुए पठानकोट के निकट मैदान में प्रवेश करती है और आगे चल करके यह एक बड़ा मोड़ बनाती हुई कपूरथला के निकट सतलज में मिल जाती है और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र इसका लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो बच्चों आपने देखा ये सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, ये नदियाँ जो है पंच नद भी कहलाती है और ये पंच नद जो है सिंधु नदी में मिलकर के ये अरब पंजाब से होते हुए अरब सागर में आकर के गिरती है। सिंधु नदी ये बच्चों कितनी ऊंचाई पर? 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये कैलाश हिमानी से निकलती है। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का अपवाह तंत्र, उत्तरी भारत की नदियाँ, इस प्रकार से ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट रूप से आता है। इस टॉपिक को हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे उत्तर भारत की नदियों को। पहला टॉपिक रहेगा आज का हमारा सिंधु नदी और दूसरा कल का रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का वर्णन हम करेंगे। तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से तैयारी रखिए इसको कि कहाँ से निकला ये सिंधु नदी? कैलाश हिमानी से। इसको क्या कहा जाता है? सिंगी खंभात, अर्थात सिंह के मुंह से निकलती है ये नदी। यानी कितनी ऊंचाई पर? 5000 मीटर की ऊंचाई पर और इसकी कुल लंबाई कितनी? 3880 किलोमीटर की कुल लंबाई में प्रवाहित होती है। दूसरी बात है झेलम नदी। झेलम नदी जो है
कश्मीर में शेषनाग पर्वत से निकलती है और 213 किलोमीटर बह करके ये बुलर झील में गिरती है। और इसके बाद आता है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है कहाँ, इसकी लंबाई जो है चिनाब नदी चंद और भागा नामक नदियों के मिलने से होता है और 1180 किलोमीटर बह करके भारत में बहती है ये चिनाब नदी। और इसके बाद आता है आप देखिए सतलज नदी। सतलज नदी जो है कहाँ, मानसरोवर झील के निकट मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है और इसका उद्गम जो है धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल की श्रेणी के मध्य भाग में बहती है। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु अपवाह तंत्र, और कल के लिए हम अध्ययन करेंगे गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। थैंक यू।